तो ये है बच्चों हमारा क्लास 12 हिंदी कोर। आप सभी बच्चों के लिए मैं टॉप 40 क्वेश्चन लेकर आऊँ जो आपके एग्जाम में सीधा छपने वाले हैं। 7 तारीख से आपका एग्जाम से स्टार्ट है, तो मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराऊँ वो सारे के सारे आप लोग कर लीजिए। आपको इससे बढ़कर कोई भी सवाल आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो वीडियो में अगर आप लोग चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वक्त बिना बर्बाद के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बच्चों आप एक क्या दिया जाएगा, एक अपठित बोध है, यानी कि आपको गद्यांश या फिर पद्यांश दिया जाएगा। उसमें से आपको देखिए कुछ सवाल पूछे जाएंगे। जैसे ये आपको गद्यांश दिया हुआ, यहाँ पर आपको कुछ सवाल पूछा हुआ है कि मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर सुख, सुख दुख की खेल मिचोनी, खोले जीवन अपना मुख, खुल दुख सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन से ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो धन। तो देखिए यहाँ पर ये कविता दिया हुआ, यहाँ कवि लगातार क्या नहीं चाहता हमें ये बताना है। तो देखिए कवि लगातार क्या नहीं चाहता है, आप खुद बताइए। यहाँ पर खुद लिखा हुआ है चिर सुख दुख, यानी सुख और दुख दोनों ही वो नहीं चाहता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हमारा, कवि ने किसकी असलियत को समझाने का प्रयास किया, जीवन को, धन को, मधुर मिलन या फिर सुख दुख। देखिए तो ये पूरी जीवन से ही हमारा जुड़ा हुआ ये पोएम है। तो क्या होगा सही उत्तर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीवन हो जाएगा। फिर देखिए चीर, चीर मतलब इसका वर्ड मतलब होता है क्या है, देखिए इस पोएम के अकॉर्डिंग चीर मतलब होता है जो लंबे समय, और लंबे समय का मतलब दीर्घकालीन, अल्पकालीन या दीर्घकालीन, यहाँ हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो 3 का बी टिक कर लीजिएगा, सही जवाब। अगला सवाल है हमारा, इस पद्यांश का उचित, देखिए आपको एक क्या लगाना, टाइटल लगाना है। शीर्षक में टाइटल होता है सुख धन शशि या जीवन का महत्व। आप बताइए क्या होगा, जीवन से रिलेटेड बातें हैं तो जीवन का महत्व नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही जवाब। फिर देखिए आपको एक क्या दिया, गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश से आपको कुछ सवाल पूछे गए। जीवन में देखिए उत्साह के महत्व को बताया हुआ है कि जीवन में उत्साह का बहुत महत्व है। उत्साह एक मनोभाव है, यह जिस व्यक्ति में होता है उसके जीवन में कुछ अद्भुत कार्य करने की ललक हिलोरे रहती है। प्रत्येक कार्य की सफलता के निर्मित उत्साह का एक अनिवार्य मनोभाव है। तो देखिए ये आपको एक पैसेज दिया हुआ है। अब आपको पैसेज से क्या करना है, कुछ सवालों के जवाब देने। जिसमें पहला बोला हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक उत्साही में होता है, धैर्य, एकाग्रता, आशा या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो आप बताइए क्या एक उत्साही व्यक्ति में धैर्य भी होता है, एकाग्रता भी होता है, आशा भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि बहुत से व्यक्ति मैच खेलने या परीक्षा देने के समय बहुत पहले ही पहुंच जाते हैं। इसका कारण देखिए सीधा सीधी क्या होता है, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होते हैं। नहीं, एक्साइटेड मतलब क्या होता है, उत्साहित होते हैं कि आज हम जाएंगे तो बहुत अच्छा हमारा एग्जाम जाएगा, चाहे कुछ भी हम सवाल पूछें हम उसका जवाब दे सकते हैं। जैसा कि आप सभी बच्चे में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होंगे। ठीक है, अगला सवाल है हमारा अभिमुख। देखिए अभिमुख शब्द का पर्यायवाची मतलब बताना है कि इसका मतलब, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो देखिए आप अभिमुख मतलब होता है आगे की ओर बढ़ना, अग्रसर, ये भी बात सही है, प्रगति भी सही है। तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा, उपयुक्त गद्यांश का हमें सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक बताना। तो देखिए ये चैप्टर पूरा किस पे, उत्साह पे बताया गया। तो ऑप्शन नंबर सी उत्साह क्या नहीं हो जाएगा, सही जवाब। अगला सवाल है हमारा, औपचारिक पत्र में किन पत्रों को शामिल किया। देखिए औपचारिक बोला, अनौपचारिक नहीं। तो औपचारिक पत्र में देखिए किसको शामिल किया जाता है, आप याद रखिएगा हमेशा, जितने संपादक हो गया, शिकायत पत्र हो, व्यवसाय, ये सारे के सारे क्या है, ये सभी हमारे क्या औपचारिक। अनौपचारिक में जितना फैमिली रिलेशन वाला हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, माता का नाम पत्र, आप खुद बताइए, जस्ट हमने पढ़ा। तो माता के नाम पत्र क्या है, एक औपचारिक अनौपचारिक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा कि कार्यालय पत्र का ही एक रूप है। ठीक है, कार्यालय रिपोर्ट है, औपचारिक, अनौपचारिक या फिर आलेख है। तो क्या है बच्चों, ये एक औपचारिक पत्र है। ठीक है, अगला सवाल हमारा शिकायती पत्र। देखिए हम दूसरी शिकायत करें तो ये भी क्या एक औपचारिक हो जाएगा, लेकिन फैमिली से जुड़ा हुआ रहेगा तो अनौपचारिक। देखिए प्रार्थना पत्र, तो देखिए प्रार्थना पत्र क्या हो जाएगा, ये एक प्रेषक के तौर। प्रार्थना पत्र आपका विश्वासी जो हम लिखते हैं उसमें किसका हस्ताक्षर होता है, तो प्रेषक का जो लिखता है हो जाएगा। अगला सवाल है, अपने से छोटों का पत्र में क्या संबोधन किया जाता है। सीधा बात है, जब हम किसी छोटे का पत्र लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, चिरंजीवी भव, नहीं लिखते। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा, ध्यानाकर्षण पत्र का एक अन्य नाम। देखिए ध्यानाकर्षण एक पत्र का दूसरा भी नाम होता है, याद रखिएगा। उसे अनुस्मारक पत्र के नाम से जानते हैं ताकि वो लोग उसे याद कर सके। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, जब कोई कार्यालय पत्र एक साथ अनेक राज्यों, मंत्रियों, मंत्रालय, विभाग आदि अथवा कर्मचारी भेजा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो याद रख लीजिए, इसे गस्ती पत्र या फिर परिपत्र भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 16 का ए सही जवाब टिक करिएगा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कि जब सचिवालय में एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग से अनौपचारिक रूप से कुछ पूछताछ करना अथवा कोई निर्देश लेना या देना होता है तो किस प्रारूप का प्रयोग किया जाता है, सरकारी पत्र का, गैर सरकारी, कार्यालय या फिर परिपत्र का। तो देखिए किसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिए गैर सरकारी पत्र। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा।
अगला सवाल हमारा, संचार क्रांति के फलस्वरूप किस प्रारूप का शब्द अब बंद हो गया? देखिए किसका बंद हो जाएगा? अधिसूचना, घोषणा, तार या फिर रेडियोग्राम। तो देखिए जो पूरा पूरी कंप्लीटली बैंड हो चुका बताना वो है तार। पहले तार का इस्तेमाल किया जाता था लेकिन अब ये पूरा पूरी बैंड हो गया है। अगला है हमारा पाठ्य पुस्तक, यानी देखिए सेक्शन सी जो हमारा सेक्शन ग जो है वो पाठ्य पुस्तक यानी किताब से, जिसमें पहला सवाल से पूछा हुआ है कि नमक का दारोगा कहानी का अन्य क्या शीर्षक हो सकता है, ये हमें बताना है। तो देखिए इसका एक अन्य शीर्षक हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो देखिए उसमें आपने चैप्टर का पढ़ा होगा, तो दारोगा क्या था? ईमानदार था। ईमानदार ये तो होगा ही होगा। सत्य की हमेशा जीते, सत्य में तो होगा। और कर्तव्य निष्ठा, ये सभी के सभी सही, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा, नमक का दारोगा कहानी के लेखक कौन है? तो देखिए आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो मालूम होगा किसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद सही होगा। अगला सवाल है हमारा, मियां नसीरुद्दीन नानबाइयों को क्यों मानते थे? क्या माना जाते थे? सागिर मानते थे, उस्ताद, मसीहा या कोई नहीं? तो क्या माना जाता था? मसीहा माना जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा, मियां नसीरुद्दीन में किस्म किस्म की रोटी बनाने का इल्म किसने सीखा? खालजान सीखा था, वालिद उस्ताद से सीखा था, घड़ी साज से सीखा था या फिर मीनार साज से सीखा था? तो देखिए किसने सीखा था? वो वालिद उस्ताद से ये गुण सीखा था। अगला है हमारा, गलत लोहा, ठीक है, गलता लोहा पाठ के लेखक कौन है? तो देखिए ये पाठ किसने लिखा है? शेखर जोशी ने लिखा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा, गलता लोहा साहित्य की किस विधा की रचना है? निबंध है, कहानी है, ये किस प्रकार का अब है तो बताना है हमें। तो ये क्या है? गलता लोहा कहानी है। फिर अगला सवाल हमारा कि लद्दाख मंडल के दिनों में स्पीति का शासन किसके द्वारा चलाया जाता था? ब्रिटिश के द्वारा, राजा नोनो के द्वारा या फिर कमिश्नर के द्वारा? तो किसके द्वारा चलाया? याद रखिएगा, नोनो के द्वारा चलाया जाता था। अगला सवाल है हमारा कि रजनी पिछली सदी के किस दशक का बहुत चर्चित टीवी धारावाहिक था? ठीक है, रजनी पता सातवें दशक का था, 8वें का था या 9वें या 6ठे का था? तो किसका था? याद रखिएगा वो था 9वें दशक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, भारत माता पाठ किस कृति का 5वां अध्याय है बताना है? तो याद रखिए हिंदुस्तान की कहानी होगा, हिंदुस्तान समस्या स्वाधीनता या फिर भारत की बुनियादी एकता। तो क्या होगा सही जवाब? इसका हो जाएगा हिंदुस्तान की कहानी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारत माता पाठ के अनुसार आर्थिक मंदी कब हुई थी? तो याद रखिए कब हुई थी? ये 1930 के बाद हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब टिक कर लीजिएगा आप लोग। अगला सवाल हमारा पदखंड। देखिए पदखंड से भी आपको कुछ सवाल पूछे हुए हैं कि कबीर हिंदी साहित्य के भक्ति काल के किस धारा के प्रतिनिधि कवि थे? राम भक्त थे, वो प्रेमाश्री थे, ज्ञानश्री थे या फिर कृष्ण भक्त थे? तो देखिए आपको मालूम होगा, सीधा बात है कि वो क्या थे? ज्ञानश्री थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब सही हो जाएगा। अगला 30 नंबर, कवि के दोनों पद उनकी रचना बीजक के किस खंड से उद्धृत है? साखी से है, शबद से, रमणी से, ये सभी। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? शबद से, ये जो बीजक खंड से उद्धृत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी शबद हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल है हमारा, मीराबाई ने अपना पति किसे स्वीकार किया? राम को, कृष्ण को, विष्णु को या फिर शिव को? तो मीराबाई ने किसे स्वीकार किया हमें ये बताना है। तो कृष्ण को किया था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। फिर मीरा भक्ति काल की किस धारा की कवित्री थी हमें ये बताना। ठीक है, मीरा तो कौन सी सगुन धारा की थी, निर्गुण धारा या फिर दोनों या फिर कोई नहीं? तो किस धारा की थी वो सगुन धारा की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा, वे आंखें में कवि ने किसकी पीड़ा और शोषण को रेखांकित किया? मजदूर की, किसान की, फेरों वाली या फिर इन सभी को? तो देखिए किसको बताया है? तो किसान की जो पीड़ा और शोषण है उसको बताया है किसमें? वे आंखें के कविता में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 30 देगा टिक कर लीजिए, बी नंबर सही जवाब। अगला है हमारा, हस्ती थी उसके जीवन की हरियाली में कौन सा अलंकार है? देखिए हस्ती थी, यहाँ पर कौन सा अलंकार है हमें ये बताना है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है बच्चों? वो है रूपक अलंकार। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला 35 नंबर सवाल हमारा, घर की याद कविता के अनुसार कवि किसमें व्यस्त है? तो देखिए कवि किसमें व्यस्त है हमें ये पता है कि कवि किसमें व्यस्त है? काटने में। ठीक है, कह सकते हैं सूता काटने में या फिर धागा काटने में व्यस्त है। ठीक है, सूत काटने से भी कहा जाता है। अगला सवाल 36 नंबर की, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, यहाँ बूढ़ा होने पर बुढ़ापे के लक्षण ना कौन सा अलंकार है ये हम बताना। परिष्कार है, विश्व शक्ति है, दृष्टांत है या फिर रूप का शक्ति है? तो देखिए क्या होगा सही जवाब? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विश्व शक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला सवाल है 37 नंबर, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती कविता के अनुसार किसकी इच्छा है कि सब जन पढ़ना लिखना सीखे? तो देखिए किसकी इच्छा में बताना, याद रखिए गांधी बाबा की। ठीक है, अगला सवाल 38 नंबर हमारा, वे मुतैन है मैं मुतैन का क्या अर्थ है? ठीक है, मुतैन मतलब होता क्या है यह हमें अर्थ बताना है। तो देखिए आश्वस्त होता है, मतलब आप रिलैक्स हो सकते हैं। अगला सवाल है 29 नंबर हमारा, कि राजस्थान में वर्षा की मात्रा हम अपने इंच या सेंटीमीटर के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा वहाँ पर रेजा नाम का शब्द का प्रयोग किया जाता है वर्षा की जल को मापने के लिए। ठीक है,
अगला सवाल है हमारा 40 नंबर कि बेबी हालदार ने सेवानिवृत्त साहब को अपने कितना पढ़ा होने के सामने बताया था, 5वीं तक, 6वीं तक, 7वीं या 10वीं तक। तो कहाँ तक बताया था, वो 7वीं पढ़ी पास तक बताया था बेबी हालदार ने, किसको, सेवानिवृत्त साहब को। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा क्लास 11 हिंदी कोर का टॉप 40 एमसीक्यू। इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिए। इसके अलावा आपको कोई भी सवाल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। चैनल को देखिए, अगर न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप जिस भी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं आपको सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया जाए, जिससे आपको एग्जाम में एक नंबर भी नहीं छूटेगा। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आपको लाइक और शेयर कर देना है, और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप पर जहाँ भी हो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो।